नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 का भाग 2 जिसका नाम है रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, इससे पहले भाग 1 में हमने रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है उसके बारे में जाना और रैखिक समीकरण युग्म है उनको ग्राफ पर प्रदर्शित किया। तो बच्चों इसमें हम जानेंगे कि किस प्रकार ग्राफीय यानी कि अनुपातिक विधि से हम जो चेक कर सकते हैं कि जो समीकरण है उसके जो हल हैं यानी कि जो रेखाएं हैं, बनने वाली सरल रेखाएं हैं वो प्रतिच्छेद करेंगी, एक दूसरे के समांतर होंगी या एक दूसरे के समपाती होंगी। तो बच्चों अनुपातिक विधि कैसे होती है, उससे कैसे जांच कर सकते हैं उसके बारे में हम इस भाग 2 में जानेंगे। देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आपको बता दूं कि रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधियों से हल। तो एक रैखिक समीकरण का युग्म जिसका कोई हल नहीं होता रैखिक समीकरणों का असंगत युग्म कहलाता है। यानी कि एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता। तो बच्चों ये कौन सी संभावना होती है? जैसा कि हमने भाग 1 में जाना था कि यदि दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हों, यदि दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हों तो उनका कोई भी हल नहीं होगा, तो वो वाले जो समीकरण रैखिक समीकरणों का असंगत युग्म कहलाता है। यानी कि वो वाला जो रैखिक समीकरणों का युग्म होगा वो क्या होगा? असंगत युग्म होगा। और एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका हल होता है रैखिक समीकरण का संगत युग्म कहलाता है। तो बच्चों हमने ये जाना कि यदि दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उनका अद्वितीय रूप से एक हल होता है। और बच्चों यदि दोनों रेखाएं एक दूसरे के संपाती होती हैं तो वहां भी अनंत हल होते हैं। तो यानी कि ऐसी रैखिक समीकरण जिसका युग्म जिनका हल होता है वो समीकरणों का संगत युग्म कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो आगे देखते हैं कि रैखिक समीकरणों के एक युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। रैखिक, क्योंकि रैखिक समीकरण युग्म का एक युग्म का जो हल होता है एक सरल रेखा होता है और एक सरल रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं, इसलिए इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अब देखिए यहाँ पर रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं। इस स्थिति में समीकरण का युग्म अद्वितीय हल होता है। क्या होता है? अद्वितीय हल होता है, यानी कि एक ही हल होता है बच्चों जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी? प्रतिच्छेद। आगे है कि रेखाएं समांतर हो सकती हैं। इस स्थिति में समीकरणों का कोई हल नहीं होता, यानी कि असंगत समीकरण युग्म। अभी हमने इस पर बात की कि यदि दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी तो वहां समीकरणों का कोई भी हल नहीं होगा, यानी कि वो युग्म होगा जो समीकरणों का वो कौन सा होगा? असंगत युग्म कहलाएगा। आगे देखते हैं। रेखाएं संपाती हो सकती हैं। इस स्थिति में समीकरणों को अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं और ये भी समीकरण का आश्रित संगत समीकरण युग्म होता है बच्चों। तो हमारे पास यहाँ 3 संभावनाएं थी। यदि एक संभावना जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो, यहाँ जहाँ पर समीकरणों का कोई भी हल ना हो, वहाँ पर जो समीकरणों का युग्म होगा वो एक असंगत युग्म होगा। और बाकी जो 2 संभावनाएं हैं, एक जब दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करें और जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के संपाती हो, ऐसी स्थिति में जो समीकरणों के युग्म हैं वो क्या होंगे बच्चों? संगत युग्म होंगे। आगे चलते हैं। आगे है कि अनुपातिक विधि से समीकरण का ग्राफीय हल। तो बच्चों इसमें हम जानेंगे कि कैसे हम अनुपातिक विधि से ये चेक कर सकते हैं कि एक जो समीकरण है उसका जो हल है, यानी कि जो रेखाएं हैं समीकरणों के हल से बनने वाली जो रेखाएं हैं वो समांतर होंगी एक दूसरे के, या एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी और या फिर एक दूसरे के संपाती होंगी। ठीक है बच्चों, तो मान लीजिए मेरे पास 2 समीकरण हैं। एक है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक है बच्चों, तो यहां पर मैं इसको लिखता हूं a1 b1 और c1, यानी कि 2 समीकरण है बच्चों मेरे पास। तो यहां पर जो x और y के गुणांक है और जो अचर पद है a b c, इनको मैं a1 यानी कि a1 b1 और c1 लूंगा। इसी प्रकार बच्चों यदि एक मेरे पास दूसरा समीकरण है ax प्लस by प्लस सी बराबर 0, और यहाँ पर जो मेरा a है इसको मैं मानता हूँ a2 b2 और c2, यानी कि a 2 है, b 2 है और c 2। बच्चों मैंने यहाँ 1 1 2 2 इसलिए लिया है क्योंकि हमारे पास यहाँ समीकरण नहीं है, उसका प्रारूप है, तो यहाँ पर मैंने
पहले वाले ए को A1 मान लिया, पहले वाले बी को B1 मान लिया और पहले वाले सी को C1 मान लिया। तो उसी प्रकार दूसरे समीकरण के ABC हैं उनको मैंने क्रमशः 2 2 2 मान लिया। ठीक है बच्चों, अब अनुपातिक विधि से हम चेक करेंगे। यदि बच्चों A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, यदि ध्यान से देखिए इस समीकरण का A1 अगर मैं उसको विभाजित यानी कि अनुपात निकालूं, क्योंकि अनुपात को मैं अगर ध्यान से देखिए यदि A अनुपात B लिखा है तो मैं इसे A बटा B भी लिख सकता हूं। तो A1 और जो A2 का जो अनुपात है वो बराबर हो B1 बटा B2 और बराबर हो C1 बटा C2, यानी कि ये तीनों के जो मान हैं यदि मैं यहां रखूं A1 की जगह A1 का भी और ये तीनों के जो अनुपातिक अंशवर हैं यानी अनुपातिक मान हैं वो बराबर हो, तो बच्चों ऐसी स्थिति में जो सरल रेखाएं बनेंगी यानी इनके जो रैखिक समीकरण के जो हल होंगे और उनसे जो बनने वाली जो सरल रेखाएं हैं वो एक दूसरे के संपाती होंगी। क्या होंगी बच्चों? संपाती होंगी। ध्यान से देखना कि यदि तीनों का अनुपात एक दूसरे के बराबर हो तो बनने वाली जो रेखाएं हैं वो संपाती होंगी और जो इनके हल होंगे वो क्या होंगे? अनंत हल होंगे। क्या होंगे? अनंत हल होंगे। और ये जो युग्म होगा, ये जो रैखिक समीकरण युग्म होगा ये होगा संगत। क्या होगा? संगत। तो ये तीनों बातों का हमें ध्यान रखना है क्योंकि इस पर आधारित प्रश्न आगे आएंगे कि यदि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 है तो जो रेखाएं हैं वो एक दूसरे के संपाती होंगी और जो उनके हल हैं वो अनंत हल होंगे और जो ये युग्म है रैखिक समीकरण ये संगत युग्म होगा। आगे देखिए बच्चों, यदि A1 बटा A2 और ये बराबर नहीं है B1 बटा B2, तो आगे बच्चों चेक करने की जरूरत नहीं है कि पहले यदि A1 बटा A2 और B1 बटा B2 के बराबर नहीं है तो ऐसी स्थिति में यदि इस पहले वाले A1 बटा A2 का अनुपात अगर B1 बटा B2 से ना मिले यानी कि अनुपात बराबर ना हो तो ऐसी स्थिति में जो रेखाएं हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगी? प्रतिच्छेद करेंगी। क्या करेंगी? प्रतिच्छेद करेंगी। और जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो जैसा कि आपको बताया और उनका एक ही हल होता है, अद्वितीय हल बोलते हैं जिसको क्या बोलते हैं? एक ही हल होगा। ठीक है बच्चों, और ये जो रैखिक समीकरण युग्म होगा ये क्या होगा? संगत युग्म होगा, क्योंकि हमने जाना था कि जो समीकरण युग्म होगा अगर उनका कोई हल होगा तो ऐसा समीकरण युग्म होता है वो क्या होता है? संगत युग्म होता है। आगे देखते हैं बच्चों, आगे यदि मेरा A1 बटा A2 बराबर हो B1 बटा B2 के, लेकिन बच्चों ये बराबर ना हो C1 बटा C2 के, यानी कि A1 और A2 का अनुपात वो बराबर है B1 और B2 के अनुपात के, लेकिन वो बराबर नहीं है C1 और C2 के, तो ऐसी स्थिति में जो बच्चों रेखाएं हैं वो एक दूसरे के क्या होंगी? समांतर होंगी। एक दूसरे के समांतर होंगी और यहां पर कोई भी हल नहीं होगा। क्या होगा? कोई हल नहीं, क्योंकि बच्चों आपने देखा कि हल वहां होगा जहां दोनों रेखाएं एक दूसरे को या तो प्रतिच्छेद करेंगी या संपाती होंगी। जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर जाएंगी तो वहां कोई भी हल नहीं होगा। और ये बच्चों जो युग्म होगा रैखिक समीकरण ये एक असंगत युग्म होगा। क्या होगा? असंगत युग्म होगा। तो बच्चों यहां हमने जाना कि अनुपातिक विधि से हम किस प्रकार चेक कर सकते हैं कि ग्राफीय निरूपण क्या होगा, यानी कि उनसे ग्राफ पर जो बनने वाली रेखाएं हैं उनका जो हल है यानी कि क्या होगा वो हमने जाना। आगे बच्चों हम इस पर आधारित कुछ प्रश्न देखेंगे। चलिए देखते हैं। हमारे पास प्रश्न है कि अनुपातों A1 बटा A2 B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती हैं। जैसा कि हमने बच्चों अभी सीखा कि अनुपातिक विधि से हम किस प्रकार बता सकते हैं कि रेखाएं हैं जो परस्पर संपाती हैं।
परस्पर समांतर हैं या परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो बच्चे चलिए करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर जो समीकरण है, इससे हम यहाँ पर बच्चों मान लिखेंगे A1, B1 और C1 के, ठीक है बच्चों। उसी प्रकार A2, B2 और C2 के। तो ध्यान से देखिए, हमारा जो A1 है यानी कि समीकरण 1 है, उसमें x का जो गुणांक है वो है 5, तो A1 होगा हमारा यहाँ पर 5। उसी प्रकार बच्चों हमारा जो B1 है वो होगा -4, और जो हमारा C1 है वो होगा बच्चों 8, ठीक है। ये हमारा पहले समीकरण से हमने जाना। आगे देखते हैं दूसरा समीकरण। तो हमारा यहाँ पर जो A2 है वो है बच्चों 7, और हमारा जो B2 है वो है 6, और जो हमारा C2 है वो है -9, ठीक है बच्चों। अब हम चेक करते हैं अनुपातिक विधि से कि जो रेखाएं हैं वो परस्पर क्या हैं। तो देखते हैं सबसे पहले A1 है हमारा 5/A2, और A2 है हमारा 7, ठीक है बच्चों। उसी प्रकार आगे देखेंगे, आगे है हमारे पास B1 -4 और B2 6, ठीक है बच्चों। और आगे देखिए, आगे है हमारे पास 8, और यहां है हमारे पास -9। तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहां पर अगर मैं बात करूं A1/A2 और B1/B2 और C1/C2, यानी कि बात करूं यहां पर जो A1/A2 है, यानी कि A1 और A2 का ये अनुपात है वो B1 और B2 के अनुपात से यहाँ पर मैच नहीं कर रहा। तो बच्चों आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इन दोनों के आधार पर ही कह सकता हूँ, यानी कि A1/A2 ये बराबर नहीं है B1/B2 के। तो ऐसी स्थिति में बच्चों क्या होगा, मैंने आपको बताया था जब A1-A2 का अनुपात B1-B2 के अनुपात से बराबर ना हो, तो बच्चों ऐसी स्थिति में जो रेखाएं हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। और जब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो उनके जो हल होंगे वो क्या होंगे, अद्वितीय रूप से अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, अद्वितीय हल, यानी कि एक ही हल होगा। और जो युग्म होगा वो क्या होगा, संगत युग्म होगा। क्या होगा, संगत युग्म होगा। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। आगे हमारे पास प्रश्न में है A1, B1 और C1। ध्यान से देखिए बच्चों, अगले प्रश्न में हमारे पास A1 है 9 प्लस का 9, B1 है हमारे पास प्लस का 3 और C1 है हमारे पास प्लस का 12, ठीक है बच्चों। उसी प्रकार यहाँ हमारे पास A2, B2 और C2 देखिए, ठीक है। तो A2 है हमारे पास यहाँ पर 18 और B2 है हमारे पास यहाँ पर 6 और C2 है हमारे पास यहाँ पर 24, ठीक है बच्चों। अब हम अनुपातिक विधि से चेक करेंगे कि तो A1/A2, तो A1/A2 देखेंगे बच्चों, A1/A2 है मेरे पास यहाँ पर 9/18, अगर इसको मैं काट दूं तो वो आएगा बच्चों 1/2, ठीक है। उसी प्रकार चेक करेंगे B1/B2, तो B1 है बच्चों मेरे पास 6, 3 और B2 है मेरे पास 6, तो इसको भी मैं जब चेक करूंगा तो ये आएगा 1/2। आगे है बच्चों मेरे पास C1/C2, तो C1 है हमारे पास यहाँ पर 12 और C2 है 24, तो ये भी आएगा काट के 1/2। तो आपने बच्चों देखा कि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2 के, यानी कि आपने देखा A1/A2 बराबर है B1/B2 के और बराबर है C1/C2 के। तो जब ये तीनों ही एक दूसरे के बराबर हो अनुपात, तो बच्चों ऐसी स्थिति में जो रेखाएं हैं वो एक दूसरे के क्या होंगी, संपाती होंगी। क्या होंगी, संपाती होंगी, और उनके अनंत हल होंगे। क्या होंगे,
अनंत हल होंगे और ऐसा समीकरण यानी कि रैखिक युग्म है जो ये दोनों समीकरण हैं, ये संगत युग्म होंगे। क्या होंगे? संगत युग्म होंगे। ये तीनों ही चीजों को, तीनों ही प्रश्नों को के उत्तर हैं जो आपको इनको ध्यान रखना है। ऐसा प्रश्न आने की संभावना काफी रहती है। आगे देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारे पास 6x - 3y + 10 = 0 और 2x - y + 9 = 0। तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास a1, b1 और c1। तो a1 बच्चों हमारे पास है यहाँ पर 6, b1 है हमारे पास -3 और c1 है हमारे पास 10। उसी प्रकार बच्चों a2, b2 और c2 देखेंगे। तो a2 है हमारे पास 2, b2 है हमारे पास -1 और c2 है हमारे पास यहाँ पर 9। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखते हैं, करते हैं इसको। सबसे पहले हम करेंगे a1 बटा a2। तो a1 बटा a2 क्या होगा बच्चों? a1 है हमारे पास 6 और a2 है हमारे पास 2, तो ये आएगा 3। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार देखते हैं आगे b1 बटा b2। तो b1 है हमारे पास बच्चों -3 और b2 है हमारे पास -1। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये भी क्या आएगा बच्चों? 3। ठीक है, और आगे है हमारे पास c1 बटा c2। तो c1 है हमारे पास बच्चों 10 और c2 है 9। तो ध्यान से देखें, यहाँ पर जो a1 बटा a2 है वो बराबर है b1 बटा b2 के, लेकिन वो बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। यानी कि हमारे पास जो स्थिति है वो ये है, a1 बटा a2 वो बराबर है b1 बटा b2 के, लेकिन वो बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। तो बच्चों जब पहला अनुपात a वाला अनुपात जो b के बराबर हो लेकिन c के बराबर ना हो, तो ऐसी स्थिति में जो रेखाएं हैं वो परस्पर क्या होती हैं? समांतर होती हैं। क्या होती हैं? परस्पर समांतर होती हैं और इनका कोई भी हल नहीं होता। तो कोई हल नहीं होता। और ये जो रैखिक समीकरण जो युग्म है, ये कौन सा युग्म होता है? एक असंगत युग्म होता है। रैखिक समीकरणों का ये एक असंगत युग्म होता है। ये तीनों ही प्रश्न आप अनुपातिक विधि से इन तीनों ही प्रश्नों का आप हल कर सकते हैं कि रेखाएं हैं उनकी स्थिति क्या है, समीकरणों के हल क्या हैं और समीकरणों का युग्म किस प्रकार का है। आगे देखते हैं बच्चों। आगे हमसे पूछ रहा है कि अनुपातों यानी कि a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। तो बच्चों पिछले प्रश्न में हमसे पूछा था कि जो रैखिक समीकरण है उसकी जो रेखाएं हैं वो परस्पर समांतर हैं या प्रतिच्छेद कर रही हैं या फिर एक दूसरे के संपाती हैं। लेकिन मैंने आपको उन्हीं के साथ बताया कि हम ये भी बता सकते हैं कि रैखिक समीकरणों के जो युग्म हैं वो परस्पर संगत है या असंगत। तो बच्चों मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि यदि रेखाओं के समीकरणों के यदि कोई हल हो तो वो जो समीकरणों का युग्म होगा वो एक संगत युग्म होगा, और यदि समीकरणों का कोई भी हल ना हो तो ऐसी स्थिति में समीकरणों के युग्म असंगत युग्म होंगे। इसे हम अनुपातिक आधार पर किस प्रकार चेक कर सकते हैं, चलिए करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे कि हमारे पास जो a1, b1 और c1 उसी प्रकार a2, b2 और c2 क्या है। तो बच्चों a1 है हमारे पास 3 प्लस का, b1 है हमारे पास 2 प्लस का और c1 है हमारे पास। बच्चों ऐसी स्थिति में अगर आपको बराबर में 5 दिया हो तो समीकरण को सबसे पहले आपने ax प्लस by प्लस c के प्रारूप में लिखना है। यानी कि जो अचर पद है उसको इधर लेके आना है। तो ये जो 5 है जब इधर आएगा तो ये माइनस का 5 होगा। तो यहाँ पर हमें चिन्ह का बहुत जरूरी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो c1 होगा वो होगा -5। कभी कभी बच्चों यहाँ पर गलती कर देते हैं बच्चे कि ये जो 5 है इसको हम +5 लिखे, लेकिन इसे हम इस प्रारूप में लिखकर देखेंगे कि c है वो प्लस का है या माइनस का है। आगे देखते हैं बच्चों a2 है बच्चों हमारे पास यहाँ पर 2 प्लस का, उसी प्रकार b2 है हमारे पास -3
और बच्चों आप देखेंगे कि 7 जब इधर आएगा तो माइनस का होगा, यानी कि C2 है वो है हमारे पास माइनस का 7। अब हम अनुपातिक आधार पर चेक करेंगे तो A1 बटा A2, तो A1 है हमारे पास 3 और A2 है हमारे पास 2, तो 3 बटा 2 आया बच्चों यहाँ पर। उसी प्रकार हम चेक करेंगे B1 बटा B2, तो B1 बटा B2 बच्चों ध्यान से देखिए, B1 है हमारे पास 2 और B2 है हमारे पास माइनस का 3। ठीक है, तो आगे देखिए, आगे है C1 बटा C2, तो C1 बटा C2, C1 है हमारे पास -5 और ये है -7। तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारे पास A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के, तो C वाले अनुपात को चेक करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ पर A1 बटा A2 का जो अनुपात है वो बराबर ना हो B1 बटा B2 के, तो ऐसी स्थिति में जो रेखाएं हैं वो क्या प्रतिच्छेद करेंगी, क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। क्योंकि हमसे प्रश्न ने पूछा है कि रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत, तो बच्चों अगर रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी तो उनका अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। और यदि समीकरणों का कोई हल होता है तो वो जो समीकरणों का युग्म है वो एक संगत युग्म होगा। क्या होगा, संगत युग्म होगा। तो यहाँ पर इसका जो उत्तर होगा वो होगा संगत युग्म। अगला चेक करते हैं बच्चों, आगे हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास A1 A2 A1 B1 और C1, उसी प्रकार A2 B2 और C2। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखिए, इस समीकरण में हमारे पास A1 है 2 प्लस का, B1 है माइनस का 3 और C1 है हमारे पास, जब 8 इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, तो C1 है हमारे पास माइनस का 8। आगे देखिए, A2 है हमारे पास 4 प्लस का और B2 है हमारे पास माइनस का 6 और जो C2 है वो है बच्चों माइनस का 9। तो हमारे पास ये A1 B1 और C1 और A2 B2 और C2 के मान है, इसे हम अनुपातिक आधार पर चेक करेंगे। तो A1 बटा A2 बराबर होगा 2 बटा 4, यदि इसको मैं काटूं तो ये आएगा हमारे पास 1 बटा 2। आगे देखते हैं बच्चों, हमारे पास B1 बटा B2, तो बच्चों B1 बटा B2 होगा हमारे पास माइनस का 3 बटा माइनस का 6, तो माइनस से माइनस यहाँ पर कट जाएगा, 3 बटा 6 बराबर होगा 1 बटा 2। तो आगे चेक करेंगे बच्चों, C1 बटा C2, तो वो C1 है हमारे पास -8 और ये है -9, तो ये आएगा हमारे पास 8 बटा 9। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो A1 बटा A2 वो बराबर है B1 बटा B2 के, लेकिन वो बराबर नहीं है C1 बटा C2 के, यानी कि A1 बटा A2 वो बराबर है B1 बटा B2 के, लेकिन वो बराबर नहीं है C1 बटा C2 के। तो ऐसी स्थिति में बच्चों ध्यान से देखिए, जब एक जोड़ा एक अनुपात बराबर हो और वो दूसरा इस वाले के बराबर ना हो तो रेखाएं परस्पर क्या होंगी, समांतर होंगी। क्या होंगी, और ऐसी स्थिति में समीकरण का कोई भी हल नहीं होता, और जहां पर समीकरण का हल ना हो वहां पर जो समीकरण का जो युग्म है वो एक असंगत युग्म होता है। तो इसका जो युग्म होगा वो क्या होगा, असंगत युग्म होगा। और हमसे प्रश्न ने पूछा है कि बताइए कि समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है, तो इसका जो उत्तर होगा बच्चों वो होगा असंगत युग्म। आगे देखते हैं। आगे बच्चों प्रश्न है हमारे पास कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 38 मीटर है, तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, सबसे पहले देखते हैं कि हमें उसने बताया क्या है। तो प्रश्नानुसार बच्चों अगर बात करें तो लंबाई है वह चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो यदि मैं चौड़ाई को x मीटर मानूं बच्चों, क्या मानूं, चौड़ाई को मानूं मैं x मीटर, ठीक है, तो ध्यान से देखिए जो मेरी लंबाई होगी वो होगी x प्लस 4 मीटर, क्योंकि जो मेरी लंबाई है प्रश्नानुसार वो बताया है कि वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो मेरी जो लंबाई है वो क्या होगी, x प्लस 4 मीटर। आगे बच्चों मुझे दिया है अर्ध परिमाप, क्या दिया है, अर्ध परिमाप। उससे पहले मैं आपको बता दूं
कि जो आयत का परिमाप है, जो आयत का परिमाप है वो हमें पता है कि वो होता है 2 गुणा में लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता है? 2 गुणा में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो बच्चों यदि ये इसका परिमाप है तो आयत का अर्ध परिमाप क्या होगा? तो आयत का अर्ध परिमाप, तो आयत का बच्चों अर्ध परिमाप होगा, यदि मैं परिमाप को 2 से विभाजित कर दूं, यानी कि तो 2l प्लस बी, यानी कि 2 गुणा में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो बच्चों ये 2 से 2 कट जाएगा, तो अर्ध परिमाप होगा l प्लस बी, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई। अब बच्चों अर्ध परिमाप हमें यहाँ पर दिया हुआ है, तो l प्लस बी यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर होगा यहाँ पर 36। क्या होगा? 36। अब बच्चों हमारे पास जो लंबाई है वो है x प्लस 4 और चौड़ाई है हमारे पास x बराबर क्या होगा? 36। और ये x बच्चों इस x के साथ जुड़कर ये हो जाएगा 2x प्लस 4 बराबर 36। ये 4 जब उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो 2x बराबर होगा 32 और x बराबर ये x का गुणांक उधर जाके भाग में जाएगा, तो 32/2, तो x आएगा बच्चों 16 मीटर। क्या आएगा? 16 मीटर। अब ध्यान से देखिए x हमारा क्या है? x हमारा था चौड़ाई। क्या है? चौड़ाई। तो चौड़ाई हमारी होगी 16 मीटर। ठीक है, अगर चौड़ाई हमारी 16 मीटर है बच्चों, तो लंबाई उससे क्या है? 4 अधिक है, तो लंबाई होगी 16 प्लस 4, वो होगी 20 मीटर। ठीक है, तो बच्चों ये हमारी जो विमाएं हैं, यानी कि लंबाई हमारी 20 मीटर होगी और चौड़ाई हमारी क्या होगी? 16 मीटर होगी। इसको उत्तर को हम परस्पर चेक भी कर सकते हैं कि जो हमारे द्वारा जो निकाली गई विमाएं हैं वो बिल्कुल सही है या गलत है। तो ध्यान से देखिए कि अगर मैं बात करूं अर्ध परिमाप की, क्या की? अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप होता है हमारा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो देखते हैं, लंबाई है 20 प्लस 16, तो वो होगा 36। क्या होगा? 36 मीटर। तो अर्ध परिमाप हमारा 36 मीटर, और जैसा कि हमें प्रश्न में बताया है कि अर्ध परिमाप क्या है? 36 मीटर। यानी कि जो हमारे द्वारा यहाँ पर निकाली गई विमाएं हैं वो बिल्कुल ही सही हैं। आगे देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बच्चों कि समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस बराबर 0 का ग्राफ खींचिए और x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो बच्चों सबसे पहले हमें इन समीकरणों के दो हल की आवश्यकता होगी। इन समीकरणों को हम ग्राफ पर प्रदर्शित करेंगे और चेक करेंगे कि इनसे बनने वाला जो त्रिभुज है उसको। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों करते हैं, पहला हमारे पास समीकरण है x माइनस वाई, ये 1 को मैं उधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा माइनस का 1 और x बराबर हो जाएगा माइनस का 1 और y भी उधर जाएगा तो बच्चों ये हो जाएगा प्लस का y। ठीक है, उसी प्रकार जो दूसरा समीकरण है हमारे पास वो है 3x प्लस 2y, 12 बच्चों उधर जाके माइनस का है प्लस का हो जाएगा 12 और 3x बराबर 12 माइनस 2y और x बराबर 12 माइनस 2y बटा में 3। अब बच्चों हम समीकरण के कम से कम दो हल यहां निकालेंगे। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहली समीकरण, यदि मैं y को यहां पर 1 रखता हूं, क्या रखता हूं? 1। ध्यान से देखिए, y को यदि मैं 1 रखता हूं तो माइनस का 1 और प्लस का 1 यानी कि x क्या आएगा? 0। ये y को मैंने 1 रखा तो x आएगा मेरे पास 0। उसी प्रकार बच्चों y को यदि मैं 2 रखता हूं, क्या रखता हूं? y को मैं प्लस का 2 रखता हूं तो 2 रखने पर प्लस का 2 और माइनस का 1 तो प्लस का 1 आएगा, यानी कि y को 2 रखने पर x कितना आएगा? 1। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं इस समीकरण में। तो इसमें बच्चों सबसे पहले अगर मैं y को रखता हूं यहां पर, y को रखते हैं बच्चों 0, क्या रखते हैं? 0। y को 0 रखने पर देखिए कि y 0 2 से होगा तो 0, 12 में से 0 होगा तो 0, 12 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो y को y बराबर 0 रखने पर होगा x बराबर 12 माइनस 0 बटा 3
बराबर में 12/3 और वो होगा 4। यानी कि जब आपने y को रखा 0 तो x आया हमारे पास 4। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिए आगे। अब हम y को ऐसा मान रखेंगे जो उसको घटाने पर पूर्णतः विभाजित हो। तो बच्चों यहां पर हम रखेंगे यहां पर आप 3 रख सकते हो। y को क्या रख सकते हो, 3 दूना 6, और 6 जब 12 में से लेस होगा घटेगा तो आएगा 6, और 6 3 से विभाजित होगा। तो y बराबर जब आप 3 रखोगे, y बराबर आप 3 रखोगे तो x बराबर होगा 12 माइनस 6/3, तो 6/3 बराबर 2। यानी कि y को आपने रखा 3 तो x आया हमारे पास 2। क्या x आया हमारे पास 2। अब बच्चों ये जो हमारे पास निर्देशांक है इसे हम ग्राफ पर प्रदर्शित करेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये ग्राफ है हमारे पास, ये हमारा x अक्ष धनात्मक है तो 1 2 3 4 5 6 और 7। उसी प्रकार ये x अक्ष ऋणात्मक है, 1 2 3 4 5 और 6। उसी प्रकार बच्चों ये y अक्ष धनात्मक है, 1 2 3 4 और 5, और ये हमारे पास y अक्ष ऋणात्मक है तो वो होगा ये। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा है x अक्ष, ये है हमारा y अक्ष, ये है हमारा x अक्ष ऋणात्मक, और ये है हमारा y अक्ष ऋणात्मक। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और 7। उसी प्रकार यहाँ -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ 1 2 3 4 और 5। ठीक है बच्चों, तो ये जो हमारा x अक्ष और y अक्ष के जो मान है इनमें जो अंतराल है, ये आप समीकरणों के जो हल है निर्देशांक है उनकी देख लेंगे कि संख्या अगर बड़ी है तो अंतराल बड़ा ले लेंगे, अगर संख्या छोटी है तो हम अंतराल छोटा भी ले सकते हैं। तो पहला समीकरण के जो हल है हमारे पास x के 0 पर y का 1, x के 0 पर y का 1। तो बच्चों x के 0 पर y का 1 ये होगा x के 0 पर y का 1। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा है हमारे पास x के 1 पर y का 2, यानी कि x के 1 पर y का 2। तो ये होगा बच्चों x के 1 पर y का 2। अब इस समीकरण को हम स्केल की सहायता से यहां पर एक दूसरे से मिला देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमने यहां पर जो हमारा समीकरण था x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, यानी कि x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, उसको हमने यहाँ पर प्रदर्शित किया है। अब दूसरा समीकरण देखते हैं बच्चों, उसके जो निर्देशांक हैं वो है x के 4 पर y का 0। तो x के 4 पर y का 0, तो बच्चों वो यही होगा x के 4 पर y का 0। ठीक है, और अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास x के 2 पर y का 3। तो x के 2 पर y का 3, तो x के 2 पर बच्चों y का 3 होगा यहाँ पर, x के 2 पर y का 3। तो इसको इस यहाँ पर हम तो बच्चों ध्यान से देखिए, इन दोनों रेखाओं से जो बनने वाला त्रिभुज है, यानी कि ये वाला जो समीकरण है ये हमारे पास है 3x प्लस 2y माइनस 12, 3x माइनस 2y प्लस 12 बराबर 0। तो ये समीकरण हुआ बच्चों। अब इन दोनों समीकरणों से x अक्ष पर जो बनने वाला त्रिभुज है बच्चों वो ये है। ध्यान से देखिए, हमें यहाँ पर x अक्ष का पूछा है। अगर मैं इस रेखा को यहाँ पर बढ़ा दूं इस तरीके से, तो ये जो y अक्ष पर बनने वाला त्रिभुज है वो ये वाला होगा, और जो x अक्ष पर बनने वाला त्रिभुज है बच्चों वो होगा ये। तो इसको हम यहाँ पर छायांकित कर सकते हैं। तो ये यानी कि ये वाला जो x अक्ष पर बनने वाला जो त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज ये बच्चों होगा, ये जो त्रिभुज है ये बनेगा x अक्ष पर, और इसी प्रकार यदि y अक्ष पर पूछे तो वो ये वाला त्रिभुज होगा y अक्ष पर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसी के साथ हमारा जो अध्याय का भाग 2 है वो यहीं पर समाप्त होता है। बच्चों इस भाग 2 में हमने जो रैखिक समीकरण है उसको अनुपातिक विधि से जाना कि जो उनका जो हल होता है वो किस प्रकार होता है, यानी कि कैसी संभावनाएं प्रकट होती हैं।
तो बच्चों आगे मिलते हैं इसी अध्याय के भाग 3 में। धन्यवाद।